प्लेटो को सिर्फ एक दार्शनिक मत समझिए, उन्हें एक वास्तुकार, एक आर्किटेक्ट की तरह सोचिए। अपनी महान किताब द रिपब्लिक में उन्होंने सिर्फ कुछ विचार नहीं दिए, बल्कि एक आदर्श समाज का पूरा खाका, एक ब्लूप्रिंट तैयार किया। तो चलिए इस ब्लूप्रिंट की गहराइयों में उतरते हैं और समझते हैं कि प्लेटो का न्याय का सिद्धांत आखिर था क्या। तो सबसे बड़ा सवाल, आखिर ये न्याय है क्या? क्या ये बस वो नियम है जो ताकतवर लोग कमजोरों पर थोप देते हैं? उस दौर के सोफिस्ट कहे जाने वाले विचारकों का तो यही मानना था। उनका तर्क था कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। लेकिन प्लेटो इस विचार को जड़ से चुनौती देने वाले थे। और बस यहीं पर प्लेटो एक बिल्कुल ही अलग, एक रेवोल्यूशनरी जवाब लेकर आते हैं। उन्होंने कहा, न्याय को बाहर कानूनों में मत ढूंढो, पहले अपने अंदर झांको, अपनी आत्मा में देखो। सच्चा न्याय कहीं बाहर नहीं, बल्कि हमारे अंदर ही मौजूद है। ये एक बहुत बड़ा वैचारिक बदलाव था। अब सवाल ये है कि प्लेटो ने आत्मा पर इतना जोर दिया ही क्यों? इसको समझने के लिए हमें उस समय के एथेंस को देखना होगा। वो कोई शांति का दौर नहीं था, बल्कि राजनीतिक उथल-पुथल और सामाजिक अराजकता का समय था। तो समझने वाली बात यह है कि प्लेटो कोई हवा में बैठकर फिलॉसफी नहीं कर रहे थे। वो एक असली बहुत बड़ी समस्या का हल ढूंढ रहे थे। उनके अपने शहर एथेंस में राजनीतिक अस्थिरता थी, समाज अमीर और गरीब में बटा हुआ था, और प्लेटो को एक ऐसे आइडिया की जरूरत थी जो समाज को फिर से जोड़ सके। तो दूसरी तरफ थे थ्रासिमिकस जैसे सोफिस्ट्स, और उनकी सोच बड़ी सीधी थी कि सही गलत कुछ नहीं होता, जो ताकतवर है उसका फायदा ही न्याय है। अब प्लेटो के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही थी कि इस सोच को कैसे गलत साबित किया जाए। तो इस पूरी अराजकता का प्लेटो के पास क्या जवाब था? मजे की बात यह है कि उन्होंने शुरुआत समाज से नहीं की। नहीं, उन्होंने शुरू किया सबसे छोटी, सबसे बुनियादी यूनिट से, यानी एक इंसान की आत्मा से। क्योंकि उनका मानना था कि एक न्यायप्रिय समाज की नींव न्यायप्रिय लोग ही रख सकते हैं। और ये प्लेटो का मास्टर स्ट्रोक था। उन्होंने न्याय को कानूनों की मोटी मोटी किताबों से बाहर निकाला और उसे इंसान के अंदर की चीज बना दिया। उनके लिए न्याय कोई बाहरी एक्शन नहीं, बल्कि मन का एक अंदरूनी बैलेंस था, एक तरह का सेल्फ कंट्रोल, जहां इंसान अपनी इच्छाओं को बड़े लक्ष्य के लिए काबू में रखता है। और इसी से उनकी पूरी फिलॉसफी का ढांचा खड़ा होता है। आत्मा के 3 हिस्से। सबसे ऊपर है विवेक या रीजन, जो हमें सही गलत बताता है, हमारा गाइड है। फिर बीच में है साहस या स्पिरिट, जो हमें एक्शन लेने की हिम्मत देता है। और सबसे आखिर में है तृष्णा या एपिटाइट, हमारी रोजमर्रा की इच्छाएं। तो एक न्यायपूर्ण इंसान कौन है? वो जिसका विवेक उसके साहस और उसकी इच्छाओं पर राज करता है। एक परफेक्ट बैलेंस। ठीक है, तो एक इंसान की आत्मा का ब्लूप्रिंट तो तैयार हो गया। अब प्लेटो ने इसी नक्शे को लिया और इसे जूम आउट करके पूरे के पूरे राज्य पर लागू कर दिया। ये बहुत ही कमाल का आइडिया है। प्लेटो के लिए एक न्यायपूर्ण राज्य एक न्यायपूर्ण इंसान का ही एक बड़ा रूप है। जैसे आत्मा में विवेक, साहस और तृष्णा है, ठीक वैसे ही राज्य में भी 3 वर्ग होंगे जो इन्हीं गुणों को रिप्रेजेंट करेंगे। सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। और इस पूरे सिस्टम का जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है वो है स्पेशलाइजेशन या विशिष्टता। प्लेटो का मानना था कि हर इंसान में कोई एक गुण ज्यादा होता है, तो उसे वही काम करना चाहिए जिसमें वो नेचुरली अच्छा हो। 1 मैन 1 आर्ट, मतलब किसान शासन न करे और शासक खेती न करे। जब हर कोई अपना अपना काम करेगा तभी समाज में परफेक्शन आएगा। तो राज्य का स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा? कुछ इस तरह। सबसे ऊपर हैं शासक, हमारे दार्शनिक राजा जो विवेक से चलते हैं। उनके नीचे हैं सैनिक जो साहस से प्रेरित होते हैं। और आखिर में आते हैं उत्पादक, यानी कारीगर, किसान वगैरह, जो तृष्णा यानी अपनी जरूरतों से चलते हैं। हर क्लास अपना काम, यही है राज्य का न्याय। और इस पूरी शानदार इमारत का जो कीस्टोन है, जो सबसे जरूरी पत्थर है, वो है दार्शनिक राजा। प्लेटो के लिए शासन करने का हक उसे नहीं है जो सबसे अमीर है या सबसे ताकतवर, नहीं, हक उसे है जो सत्य को जानता है, जो ज्ञानी है। ये ज्ञान पर आधारित शासन है, ताकत पर नहीं। तो कागज पर तो ये सब एकदम परफेक्ट लगता है ना, एक फ्लॉलेस सिस्टम। लेकिन क्या होता है जब इस परफेक्ट लॉजिक का सामना असली इंसानी फितरत से होता है? चलिए अब इस खूबसूरत इमारत की नींव में जो दरारें हैं उन पर एक नजर डालते हैं।
और यहीं पर सबसे बड़ी दिक्कत शुरू होती है। आलोचक कहते हैं कि प्लेटो ने एक ऐसा सिस्टम तो बना दिया जो लॉजिक के हिसाब से परफेक्ट है, पर शायद वो असल इंसानों के लिए बना ही नहीं है। ये इंसानी स्वभाव की जो जटिलताएं हैं उनको पूरी तरह से नज़रअंदाज कर देता है। जैसा कि एक बड़े विद्वान सिबाइन ने कहा था, प्लेटो का राज्य बहुत स्थिर, व्यक्तिपरक, मनोबल गिराने वाला और अवास्तविक है। मतलब ये एक खूबसूरत सपना तो है, पर एक ऐसा सपना जिसे हकीकत में बदलना नामुमकिन सा लगता है। तो पहली और सबसे बड़ी आलोचना क्या है? ये कि ये पूरा ढांचा फरिश्तों के लिए बनाया गया लगता है, इंसानों के लिए नहीं। ये मानकर चलता है कि हर कोई हमेशा सही काम करेगा, अपने धर्म का पालन करेगा। लेकिन अगर लोग गलती करें तो, अगर अलग अलग वर्गों में झगड़ा हो जाए तो उसके लिए कोई कानून नहीं है, कोई कोर्ट नहीं है, बस अराजकता का खतरा है। मजे की बात देखिए, प्लेटो के अपने ही सबसे काबिल छात्र अरस्तु ने इसकी आलोचना की। उन्होंने कहा कि राज्य में इतनी ज्यादा एकता करने के चक्कर में व्यक्ति की अपनी पहचान ही खत्म हो जाती है। इंसान सिर्फ विवेक या तृष्णा का पुतला नहीं होता। इस सिस्टम में लोगों को उनकी भूमिकाओं में कैद कर दिया जाता है, जिससे उनकी इंसानियत ही कहीं खो जाती है। और अब आते हैं सबसे गंभीर, सबसे खतरनाक आलोचना पर, अधिनायकवाद के बीज। सोचिए जरा, एक ऐसा रूलिंग क्लास जिसे कभी चुना नहीं गया, जो हमेशा के लिए सत्ता में है और जो किसी के प्रति जवाबदेह नहीं है। कार्ल पॉपर जैसे विचारकों ने चेतावनी दी कि ये तो लोकतंत्र का बिल्कुल उल्टा है, ये तो फाशिस्टवाद का ब्लूप्रिंट है। तो सवाल ये उठता है कि अगर इसमें इतनी सारी दिक्कतें थीं, तो हम आज 2400 साल बाद भी प्लेटो की बात कर ही क्यों रहे हैं? वो इसलिए क्योंकि इस फ्लॉड ब्लूप्रिंट के बावजूद इसके अंदर के आइडियाज ने पूरी वेस्टर्न फिलॉसफी की नींव रखी है। प्लेटो का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन ये था कि उन्होंने राजनीति को नैतिकता से जोड़ा। उन्होंने माइट इज राइट वाले आइडिया को सिरे से खारिज कर दिया और कहा कि शासन का आधार मॉरल होना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने समाज को एक शरीर की तरह देखने का जो नजरिया दिया, वो आज भी बहुत रेलेवेंट है। और ऐसा भी नहीं है कि प्लेटो को अपने आइडियल स्टेट की कमजोरियों का अंदाजा नहीं था। उन्होंने खुद लिखा, सोना पीतल या लोहे में बदल सकता है, जबकि पीतल और लोहा सोने में बदल सकते हैं। इसका मतलब वो समझते थे कि दुनिया की कोई भी व्यवस्था हमेशा के लिए परफेक्ट नहीं रह सकती। देखिए, ये तो साफ है कि आज हम प्लेटो के सेंसरशिप या फिक्स्ड क्लास सिस्टम जैसे आइडियाज को लागू नहीं कर सकते, वो पुराने हो चुके हैं। लेकिन जो मूल सवाल उन्होंने 2400 साल पहले उठाया था, वो आज भी उतना ही, बल्कि शायद उससे भी ज्यादा जरूरी है। और आखिर में प्लेटो हमारे लिए यही एक बड़ा सवाल छोड़ जाते हैं, हम एक ऐसा समाज कैसे बनाएं जहां एक तरफ व्यक्तिगत टैलेंट को भी जगह मिले और दूसरी तरफ सबकी भलाई भी हो। हम इंडिविजुअल कॉम्पिटेंस और कलेक्टिव गुड के बीच ये नाजुक संतुलन कैसे साधें? ये वो सवाल है जिसका जवाब हम आज भी ढूंढ रहे हैं।